पूरी दुनिया का डीएनए सैंपल इन लोगों ने हासिल कर लिया, जिससे ये मजीद शैतानी मंसूबाबंदी करेंगे। ये वबा सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक आलमी बहरान था जिसने सेहत, मईशत, समाज और नफ्सियात को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये वबा कुदरती नहीं थी, इसे बाकायदा प्लान किया गया था सालों तक। बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन और दूसरा बिल गेट्स। और दुनिया से 1 करोड़ गरीब इंसानों का सफाया भी हो गया। कमाल का मास्टर स्ट्रोक। जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जिन्होंने इसकी वैक्सीन लगवाई उनका क्या हाल हुआ? उन्होंने कहा ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाने, मारने और इंसानी फर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर इदारों को कैसे शामिल किया गया? इवेंट 201 क्या था? वो कहते हैं कि ये वैक्सीन्स कभी सेफ नहीं थी और बाय डिजाइन जानबूझकर गैर महफूज बनाई गई हैं। सब कुछ पहले सिमुलेट या टेस्ट करके कैसे देखा गया? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? किस तरह पूरी इंसानियत पर जुल्म किया गया? ग्लोबल सच पॉडकास्ट और डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की वबा एक ऐसी आफत थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वबा दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से शुरू हुई और फैलती चली गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मई 2023 में इसके मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया, लेकिन इसके असरात अब भी जारी हैं। इसकी शिद्दत तकरीबन 3-3.5 साल तक बरकरार रही। कुछ जगहों पर लॉकडाउन्स और पाबंदियां 2022 तक चली। दुनिया भर में तकरीबन 770 मिलियन से ज्यादा लोग इससे मुतासर हुए। अगरचे हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं हुए। अमवात की तादाद सरकारी तौर पर 7 मिलियन से ज्यादा, लेकिन कुछ तखमीनों के मुताबिक इजाफी अमवात 20 से 30 मिलियन तक पहुंच सकती हैं, यानी 1 करोड़ अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। जिंदगी एकदम रुक सी गई। महीनों तक लोग घरों में बंद रहे, मुक़य्यद रहे। स्कूल, कॉलेज, दफातर, मार्केट्स, रेस्टोरेंट सब बंद हो गए। सफर पर पाबंदियां लगी, परवाजें मनसूख हुई और लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। यह तन्हाई का दौर था, जहां लोग अपने प्यारों से उनसे भी नहीं मिल सके। माली नुकसान तो नाकाबिले बयान था। आली मईशत को तकरीबन 12.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। बेरोजगारी बढ़ी, कारोबार बंद हुए और गरीब ममालिक में लोग भूख और अफलास का शिकार हो गए। नफ्सियाती तौर पर यह वबा एक बम की तरह फटी। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी, इसके केसेस बढ़ते गए। बहुत से लोगों ने खुदकुशी की कोशिशें की, मंशियात और अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ा और खानदानी झगड़े और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इजाफा हुआ। जिस्मानी तौर पर भी यह वबा तवील उल मुद्दती असरात छोड़ गई। लॉन्ग कोविड नामी हालत में लोग महीनों या सालों तक थकावट, सांस की तकलीफ, दिल के मसाइल, दिमागी धुंध और आज़ा की खराबी का शिकार रहे। यह वबा सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक आलमी बहरान था जिसने सेहत, मईशत, समाज और नफ्सियात को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह वबा कुदरती नहीं थी। जी हाँ, इसे बाकायदा प्लान किया गया था सालों तक। जी हाँ, और इसमें बहुत से लोग शामिल थे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थी, लेकिन 2 लोग बिलखुसूस। एक बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन और दूसरा बिल गेट्स। जी हाँ, वही बिल गेट्स जिसकी विंडोज आप हर कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। ये बिल गेट्स, जिसे दुनिया एक जीनियस मानती है, ये शख्स कौन है? इसके माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और कौन कौन से कारोबार, कौन कौन से धंधे हैं? इसने अपनी फाउंडेशन कब बनाई? ये वैक्सीन के धंधे में कब से शामिल है? इसकी एप्स्टीन से मुलाकातें कब हुई? पैंडेमिक का आइडिया क्यों आया? इसके मकासद क्या थे? इसकी प्लानिंग कैसे की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर इदारों को कैसे शामिल किया गया? इवेंट 201 क्या था? कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स हुई? सब कुछ पहले सिमुलेट या टेस्ट करके कैसे देखा गया? वैक्सीन से कितने अरब का मुनाफा हुआ? ये वैक्सीन्स कितनी खतरनाक थी? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? किस तरह पूरी इंसानियत पर जुल्म किया गया? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। तो हुजूर, अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। बिल गेट्स, जिसका नाम विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है, 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के शहर सियाटल, वॉशिंगटन में पैदा हुआ। वालिद विलियम एच गेट्स सीनियर एक कामयाब वकील, एक लॉ फर्म के पार्टनर और बाद में फिलेंथ्रोपिस्ट रहे। वालिदा मैरी मैक्सवेल गेट्स एक बिजनेसवुमन, यूनाइटेड वे की बोर्ड मेंबर और फर्स्ट इंटरेस्टेड बैंक सिस्टम की डायरेक्टर। 2 बहनें, एक बड़ी क्रिस्टियन और एक छोटी लेवी। एक अपर मिडिल क्लास खानदान। लेक साइड स्कूल में तालीम हासिल की, जहां इसकी मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो बचपन का दोस्त और बाद में माइक्रोसॉफ्ट का शरीक बानी बना। बचपन से कंप्यूटर का शौक, 13 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन 1975 में ड्रॉप आउट करके पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। ये कंपनी एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको से शुरू हुई और बाद में वॉशिंगटन मुंतकिल हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS और विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर बनाकर कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1980 में IBM के साथ शिराकत की और पर्सनल कंप्यूटिंग को आम लोगों तक पहुंचाया। माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी से गेट्स ने अरबों कमाए और 1987 में वो दुनिया का सबसे कम उम्र अरबपति बन गया। कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑफिस सूट और दीगर प्रोडक्ट्स बनाई। 2000 में गेट्स ने CEO की पोजीशन छोड़ दी और 2008 में माइक्रोसॉफ्ट से फुल टाइम रिटायरमेंट ले ली ताकि फिलेंथ्रोपी पर तवज्जो दे सके। इसके दीगर बिजनेस भी हैं जनाब। उनमें गेट्स वेंचर्स शामिल है, जो क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी और हेल्थ केयर पर काम करती है। ब्रेक थ्रू एनर्जी भी चलाता है, जो क्लीन एनर्जी इनोवेशंस में इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा गेट्स ने किताबें भी लिखी हैं, जैसे द रोड अहेड और हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेटिक डिजास्टर। यही नहीं, बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा फार्म लैंड ओनर भी है। 2026 तक इसके पास तकरीबन 2.5 लाख से 3.25 लाख एकड़ जमीन है, जो 18 रियासतों में फैली हुई है, खास तौर पर लुइसियाना, आर्कांसास और नेब्रास्का में। कहा जाता है कि ये फूड सप्लाई को कंट्रोल करने की एक साजिश है, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करेगा। एक और मुतनाज़े इन्वेस्टमेंट है इस शख्स की, जो कि अपील साइंसेज नामी एक कंपनी में है, जो फ्रूट कोटिंग का बिजनेस करती है। ये क्या है? ये कोटिंग है जो फलों और सब्जियों को लंबी उम्र देती है ताकि वो ज्यादा देर तक ताजा रहें, वगरना फल और सब्जियां गल सड़ जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये भी खरबों डॉलर की है। बिल गेट्स, उसने इसे FDA से अप्रूव भी करवा लिया है, लेकिन दर हकीकत ये कोटिंग कैंसर का बायस बनती है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक और लेड शामिल है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपील साइंसेज को 2012 और 2015 में तकरीबन $1.1 मिलियन के ग्रांट्स दिए। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का तस्करा हुआ ही है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हुजूर। इसकी बुनियाद इसने सन 2000 में रखी, जब विलियम एच गेट्स फाउंडेशन और गेट्स लर्निंग फाउंडेशन को मर्ज कर दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फाउंडेशन है जो ग्लोबल हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन और एजुकेशन पर काम करती है। फाउंडेशन का बजट अरबों डॉलर का है और ये वैक्सीन्स, मलेरिया कंट्रोल और HIV एड्स जैसे प्रोग्राम्स पर काम करती है। गेट्स की वैक्सीन्स में दिलचस्पी पोलियो से शुरू हुई। इसकी फाउंडेशन ने गेवी, द वैक्सीन अलायंस को सपोर्ट किया, जो एक आलमी इदारा है जो 1999 में कायम हुआ और जनवरी 2000 में रस्मी तौर पर इसने काम शुरू किया। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कम आमदनी वाले ममालिक में बच्चों को वैक्सीन्स पहुंचाने का काम करती है। गेट्स फाउंडेशन ने गेवी को $4.1 बिलियन दिए, जिसमें पोलियो इरेडिकेशन के लिए $241 मिलियन भी शामिल थे। अब आते हैं 2 लोगों का मिलाप, 2 शैतानों की आपस में मुलाकात कैसे हुई हुजूर। तो जनाब, एप्स्टीन फाइल्स, बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया, जो कि जनवरी 2026 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज की, जिनमें तकरीबन 30 लाख सफ़ात थे। इनमें ईमेल्स, टेक्स्ट्स, तस्वीर और दीगर दस्तावेजात शामिल हैं। गेट्स की एप्स्टीन से मुलाकातें 2011 से 2014 तक हुई। ये मुलाकातें न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर पर हुई और कुछ दस्तावेजात से पता चलता है कि गेट्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफर भी किया। 2011 में गेट्स ने एप्स्टीन को एक ईमेल में कहा कि उसका लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प है। फाइल्स में उनसे यह भी पता चलता है कि एप्स्टीन ने गेट्स को एक चैरिटेबल फंड की बुनियाद रखने का मशवरा दिया, जो बिलियंस डॉलर का ऑफशोर फंड था। ये फंड 2011 से 2014 तक इसके ऊपर बात होती रही, ईमेल्स में ये जेरे बहस रहा, लेकिन आखिर में गालिबन ये प्लान फेल हो गया। दिसंबर 2014 में गेट्स ने एप्स्टीन को ईमेल की, ये अच्छा आइडिया है लेकिन 4 से 6 पार्टनर्स के साथ ये जल्दी नहीं बन सकेगा।
इसके बाद गेट्स ने एप्स्टीन से राब्ता तोड़ दिया। फाइल्स में 2013 के 2 ड्राफ्ट ईमेल्स हैं जो एप्स्टीन ने खुद को लिखे थे और भेजे कभी नहीं कहा जाता है। उनमें इल्जाम है कि गेट्स ने उसने अपनी बीवी मेलिंडा को उसको चीट किया और रूसी खवातीन के साथ, कुछ लड़कियों के साथ कोई उन्होंने जिनसी ताल्लुकात बनाए, जिसकी वजह से उन्हें एसटीडी यानी कि जो जिनसी बीमारी होती है वो हो गई। और एप्स्टीन से वो एंटीबायोटिक्स मांग रहे थे ताकि वो अपनी बीवी मेलिंडा को सीक्रेटली दे सकें। वो एक ईमेल है जिसका सब्जेक्ट बिल है और उसमें लिखा है कि आई हैव डिसाइडेड टू resign from my role at the Gates Foundation and VG3. I got caught up in a severe marital dispute between Melinda and Bill. Bill has been seeing other women and is now concerned that he may have contracted a sexually transmitted disease. He asked me to produce antibiotics to treat it without Melinda knowing. दूसरे ड्राफ्ट में मजीद तफसील है कि गेट्स ने रूसी खवातीन के साथ ताल्लुकात बनाए और उसके नतीजे में एसटीडी का शिकार हो गए और एप्स्टीन से अद्वियात लेकर मेलिंडा को खुफिया तौर पर देने की कोशिश की। ये इल्जामात गेट्स की जाती जिंदगी के तारीक पहलुओं को बताते हैं, उनको जाहिर करते हैं और एक भोला भाला जीनियस दिखने वाला शख्स उसकी शैतानी फितरत को भी आश्कार करते हैं। इसके बाद 2011 में दुनिया से गरीबों का खात्मा। एप्स्टीन फाइल्स में मजीद ट्विस्टेड कन्वर्सेशंस आए जो इनकी बुरी नीयतों को अयां करती हैं। 4 फरवरी 2011 का एक ईमेल है हैरी जोसेफसन का, जो एक हॉलीवुड का प्रोड्यूसर है। इस ईमेल में एप्स्टीन को उसने लिखा कि आई बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट दैट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड बिल गेट्स, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ पुअर पीपल एज अ होल, एंड आई हैव एन आंसर। यानी कि ये ईमेल एक पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि गेट्स और एप्स्टीन वो चाहते थे कि, वो कहते थे ना, हम लोग मजाक करते थे कि गुर्बत को ख़त्म करना है तो गरीबों को ही ख़त्म कर दो। तो ये वाकई में इस नज़रिए पर काम कर रहे थे कि जनाब गरीबों को ख़त्म कर दो यार, ये अमीर लोगों को कराहत आती है गरीबों से, वो कहते हैं इनको ख़त्म कर दो। और ये एक प्रोड्यूसर है और वो उसे कहता है कि मेरे पास इसका एक हल है, जो तुम बात कर रहे थे ना उस दिन की, ये गरीब लोगों से जान छुड़ाओ यार, इतनी आबादी गरीबों की दुनिया में है, ये क्या हमारी धरती पर बोझ हैं, इनको ख़त्म करो। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये mRNA वैक्सीन से जुड़ा हुआ है जो फर्टिलिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल हुई और ये एक इनकी शैतानी मंसूबाबंदी का एक हिस्सा था। इसके बाद 2011 में ही प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल की बात होती है। पेंडेमिक का उसका कॉन्सेप्ट 2011 से शुरू होता है जब एप्स्टीन ने प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल तजवीज़ किया। आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले मैंने आपको बताया 2011 में बात क्या हो रही है कि जी हमने दुनिया की आबादी कम करनी है। अब 2011 में ही प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल आ गया, इसको आपने क्रोनोलॉजिकल देखना है। पेंडेमिक का कॉन्सेप्ट 2011 से शुरू होता है जब एप्स्टीन ने प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल तजवीज़ किया जो गेट्स एंकर डोनर एडवाइज्ड फंड यानी कि DAF था, वो भी वैक्सीन्स के लिए। प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल एक 14 पेज का JP मॉर्गन का प्रपोजल थी, उसकी वर्जन 13 जो 31 अगस्त 2011 की थी, जिसमें गेट्स JP मॉर्गन चैरिटेबल गिविंग फंड की बात करते हैं। ये एक परपेचुअल फंड था जिसमें $150 मिलियन एलोकेशंस थी, जैसे पोलियो वैक्सीन्स इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सर्वेलेंस इन पाकिस्तान, मेन एवरी वीक इन अफ्रीका। इस फंड का मकसद वैक्सीन्स और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को फाइनेंस करना था और ये एक ऐसा निज़ाम था जो हयातियात को सरमायाकारी का जरिया बनाता था। एप्स्टीन ने ईमेल्स में इसे शेप अप किया। अब प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल में कौन कौन शामिल था? इसमें सबसे पहले तो JP मॉर्गन था, जो एक अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है, JP मॉर्गन चेज एंड को। 2011 में JP मॉर्गन ने प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल नामी एक प्रपोजल तैयार की जो बिल गेट्स की बुनियाद पर मबनी एक चैरिटेबल फंड था। ये फंड वैक्सीन्स और पेंडेमिक्स की तैयारी के लिए था और एप्स्टीन ने इसमें मशवरा फराहम किया और उसने कहा कि जनाब ये किया जाए। इसका दूसरा पार्टनर वेलकम ट्रस्ट था। ये बरतानिया का एक बड़ा चैरिटेबल इदारा है जो सेहत और तहकीक पर अरबों डॉलर खर्च करता है। ये हेनरी वेलकम की विरासत से 1936 में कायम हुआ और अब ये दुनिया का दूसरा बड़ा तिब्बी तहकीकी फंड है गेट्स फाउंडेशन के बाद। वेलकम ट्रस्ट ने गेट्स के साथ मिलकर पेंडेमिक्स की तैयारी में सरमायाकारी की। खास तौर पर ये CEPI का शरीक बानी है। ये क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। वेलकम ट्रस्ट ने कोविड-19 की तहकीक पर तकरीबन $500 मिलियन खर्च किए और ये ग्लोबल हेल्थ में एक
इससे पहले मोतबर इदारा ही समझा जाता था, लेकिन ये शैतानी मंसूबे का हिस्सा था। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये CPI क्या है। कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशंस है। ये कालमी इदारा है जो नई वबाओं के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए काम करता है। ये जनवरी 2017 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लॉन्च हुआ। अब आप टाइमलाइन देखिएगा, और इसके बानियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, वेलकम ट्रस्ट है और कुछ हुकूमतें हैं जिनमें नॉर्वे, जर्मनी, जापान और इंडिया शामिल हैं। इसका मकसद ये था कि नई वबाओं में जैसे CPI कोरोना के लिए 100 दिनों के अंदर अंदर वैक्सीन तैयार कर ली जाए। और गेट्स फाउंडेशन ने CEPI को अब तक तकरीबन $1.5 बिलियन दिए हैं। और दरअसल CEPI उसी मंसूबे का हिस्सा था जो वैक्सीन्स को बिजनेस बनाने का था, जो कि एप्स्टीन ने पेश किया था। अब हुजूर, ये तीनों इदारे ग्लोबल हेल्थ में सरमायाकारी करते हैं और इस साजिश का हिस्सा है। इसके बाद 2015 में वैक्सीन्स को बिजनेस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करने और WHO को शामिल करने की बातें होती हैं ईमेल्स में। हो क्या, वो भी आपको बताता हूं। वैक्सीन्स को बिजनेस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात 19 मार्च 2015 की एक ईमेल में की हुई है, जिसका सब्जेक्ट है प्रिपेयर फॉर पेंडेमिक्स। इसमें लिखा है कि जनाब, लेट्स discuss next steps. For example, how to involve the World Health Organization. I hope we can pull it off. ये ईमेल एप्स्टीन की तरफ से थी और ये जेनीवा कॉन्फ्रेंस पर थी जहां पेंडेमिक प्रिपेयरनेस की बात हो रही थी। कॉन्टेक्स्ट इसका कुछ यूं है कि एप्स्टीन गेट्स को एडवाइस कर रहा था कि डोनर एडवाइज्ड फंड्स और ऑफशोर फंड्स के जरिए वैक्सीन्स फाइनेंस की जाए। और ये मंसूबा बंदी का आगाज था कि कैसे एक पेंडेमिक को बिजनेस में तब्दील किया जाए। और इसके लिए वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके अंदर लेके आना चाहिए। ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है। इसके बाद 2015 में बिल गेट्स एक टेड टॉक देते हैं। मार्च 2015 क्या कहते हैं? वी आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट आउटब्रेक। इफ एनीथिंग किल्स ओवर 10 मिलियन पीपल इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, it most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. इस टॉक में गेट्स ने इबोला के बाद दुनिया की तैयारी की कमी पर बात की कि जी हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और कहा कि हमें बेहतर सिस्टम्स और वैक्सीन्स और सर्वेलेंस की जरूरत है। पीछे आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इंसानों को कम करना है, बात हुई, कहा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस बनाओ, वैक्सीन्स को कंपनियां खरीदी जा रही हैं, वैक्सीन्स पे किस तरह करना है, और साथ ही लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रोप इन किया जा रहा है। और ये टॉक इन्होंने वैंकूवर में दी, 40 मिलियन व्यूज इसके हुए। और ये टॉक दरअसल उनकी इस मंसूबा बंदी का हिस्सा थी कि कैसे इस पेंडेमिक का एक प्रोपेगेंडा किया जाए, दुनिया को ज़हनी तौर पर तैयार करना मकसूद था इससे। इसके बाद 3 मार्च 2017 का एक ईमेल है जिसमें पेंडेमिक्स जस्ट डिड पेंडेमिक सिमुलेशन का जिक्र है, जो वैक्सीन्स को इन्वेस्टेबल एसेट बनाने की बात करता है। यह भी एप्स्टीन की तरफ से था। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात थी, यानी पेंडेमिक्स को एक मुनाफा बख्श कारोबार बनाने की मंसूबाबंदी। ये ईमेल्स दिखाती हैं कि कैसे ये दोनों शैतानी लोग पेंडेमिक्स के प्लान को आगे बढ़ा रहे थे और लोग बीच में शामिल कर रहे थे। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, लोग, ट्रस्ट सारे के सारे इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। और अब ये 2017 में कह रहे हैं कि जनाब हमने इसको सिमुलेट भी कर लिया। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको ये बता दूं कि इसने वैक्सीन्स के लिए इन्वेस्टमेंट कब से शुरू की। ये 2016 से इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब आप कंपनियों के नाम सुनते जाएं और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसने क्या किया। सबसे पहले मोडर्ना। आपको याद होगा कि जो एक वैक्सीन आई थी कोविड की, वो मोडर्ना उसका नाम था। ये मोडर्ना 2016 से इसने इनके साथ पार्टनरशिप की। गेट्स फाउंडेशन ने जनवरी 2016 में मोडर्ना थेरेप्यूटिक्स के साथ पार्टनरशिप शुरू की। इब्तदाई तौर पर $20 मिलियन का ग्रांट दिया गया, जो कि mRNA बेस्ड एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए था, ताकि HIV इन्फेक्शन को रोका जा सके। इस तरह कवर डालते हैं HIV का। फिर ये ग्रांट बाद में बढ़ाकर $100 मिलियन तक कर दी गई। मोडर्ना ने बाद में mRNA 1273 कोविड वैक्सीन तैयार की और गेट्स फाउंडेशन ने कोविड रिस्पॉन्स में मजीद फंडिंग दी। दूसरी कंपनी है जी बायोएनटेक। ये 2019 में इन्वेस्टमेंट होती है। जरा टाइम देखिएगा जरा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सितंबर 2019 में
बायोनटेक एससी जो कि जर्मन कंपनी है उसमें $55 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट एक पार्टनरशिप के तहत थी जिसका मकसद एचआईवी और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ वैक्सीन्स और थेरेपीज तैयार करना था, वही एमआरएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ। ये कोविड-19 से 2 माह पहले ही कर ली गई थी और कुल फंडिंग $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। बाद में जब कोविड आया तो बायोनटेक ने फाइजर के साथ मिलकर एमआरएनए वैक्सीन जिसका के नाम कॉमर्नेटी था उसको तैयार किया और गेट्स फाउंडेशन को कहा यह जाता है कि $260 मिलियन का शायद कुछ ही दिनों में फायदा होने लगा। पार्टनर्स कौन कौन से थे? फाइजर, बायोनटेक, क्योंकि फाइजर कंपनी और बायोनटेक ने मिलकर वैक्सीन तैयार की कॉमर्नेटी। दूसरी मॉडर्ना थी जिसने अपनी वैक्सीन तैयार की जिसका नाम स्पाइकेवैक्स था। गेट्स फाउंडेशन इसने फंडिंग की, सपोर्ट फराहम की वैक्सीन डेवलपमेंट, ट्रायल्स और तकसीम के लिए। इसके अलावा लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना, प्रोपेगेंडा करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आगे पीछे, ये सब कुछ पीछे एप्स्टीन का नेटवर्क काम कर रहा था। इनका दिमाग चल रहा था, जेपी मॉर्गन का पैसा था, इसका अपना पैसा था। इन कंपनियों को हायर करके ये सारी कहानी शुरू हो गई अब कि हम वैक्सीन बनाएं। पार्टनर्स में जनाब तीसरा पार्टनर सीपीआई था, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। गेट्स फाउंडेशन और वेलकम ट्रस्ट ने 2017 में से लॉन्च किया। सीईपीआई ने कोविड वैक्सीन्स की तरक्की के लिए फंडिंग की, जैसे मॉडर्ना और दीगर को ग्रांट्स दिए। याद रहे कि सीईपीआई भी जो है ये गेट्स फाउंडेशन का ही, उसी का बच्चा था, उसी ने इसको शेयर किया हुआ था। वेलकम ट्रस्ट ने अपनी चीजें बनाई हुई हैं, आधा इधर से दे दिया, आधा इधर से फंड दे दिया। फिर इसके बाद गेवी द वैक्सीन अलायंस था, इसको भी गेट्स फाउंडेशन का ये सबसे बड़ा पार्टनर था जो वैक्सीन को तकसीम करता है और कोवैक्स यानी कि कोविड वैक्सीन शेयरिंग में मरकजी किरदार अदा करता है। ये सारे के सारे इसमें स्टेक होल्डर्स थे। वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका था, इन्वेस्टमेंट की जा चुकी थी, अब वायरस फैलाया कैसे जाए। गेट्स के वुहान लैब्स में इन्वॉल्वमेंट थी। गेट्स फाउंडेशन ने इको हेल्थ अलायंस को ग्रांट्स दिए जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ काम करती थी। ये ग्रांट्स ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के लिए थी और ये उनकी उसी शैतानी मंसूबाबंदी का हिस्सा थी कि वायरस को इस लैब में तैयार किया जाए और फिर यहीं से इसको फैलाया जाए। फिर इसके बाद क्या, जब वायरस बन गया, इसकी वैक्सीन के ऊपर काम हो गई, पैसा आ गया, आपने कंपनियां बना ली, सब कुछ रेडी हो गया। अब क्या किया? इसके बाद इन्होंने एक इवेंट 201 किया जो कि एक सिमुलेशन एक्सरसाइज थी। ये कब होती है? आप जरा टाइमिंग चेक कीजिए। 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में द पियर होटल में ये एक्सरसाइज होती है। जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये सारे के सारे मिलकर इसका इनेकाद कराते हैं। ये होता क्या, इसकी नौयत क्या? ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थी जो 3.5 घंटे सुबह 9:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जारी रही। किया क्या, इसमें एक फर्जी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के पेश की जाती है। आपको कहते हैं हाँ जी ये सिमुलेशन है कि इस तरह हो गया, बताएं आप क्या करेंगे। ठीक है, एक शदीद किस्म के पेंडेमिक का मंजरनामा पेश किया गया जिसमें एक सिचुएशन सेट की गई कि एक नया वायरस है, ज़ूनोटिक कोरोना वायरस है, जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाला कोरोना वायरस है, जो पिग से यानी सूअरों से शुरू होकर उनसे पिग से फार्मर्स तक फैला, फिर इंसानों में पर्सन टू पर्सन मुंतकिल हुआ। ये वायरस शदीद सांस की बीमारी का बायस बना और इसकी अलामात हल्के फ्लू जैसे से लेकर शदीद नमूनिया तक थी। अब वायरस का फर्जी नाम कैप्स रखा गया जो जनूबी अमेरिका, ब्राजील से शुरू होकर आलमी सतह पर फैल जाता है। मश्क में 18 महीनों से 65 मिलियन अमवात और शदीद माशी बहरान का तखमीना लगाया गया। हिस्सा लेने वालों में इसमें 15 ग्लोबल लीडर्स थे, प्लेयर्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया जिसमें बिजनेसेस थे, हुकूमतें थी और पब्लिक हेल्थ के नुमाइंदे शामिल थे। अब ये कोविड से पहले था और हाइपोथेटिकल मश्क थी। ये मश्क कोविड-19 जो दिसंबर 2019 में वुहान से शुरू हुई उससे तकरीबन 2 महीने पहले हुई। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कहानी क्या थी। गेट्स फाउंडेशन ने इस मश्क को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दी। इस सिमुलेशन के 2 माह बाद दिसंबर 2019 में कोविड की वबा वुहान से फैली जहां बिल गेट्स ने फंडिंग की हुई थी। वायरस उसी तरह फैला जैसे इवेंट 201 में सिमुलेट किया हुआ था, सिवाय इसके कि उधर पिग्स का हुआ था, यहां पर बैट्स कह दिया। और इसकी वैक्सीन्स बायोएनटेक, फाइजर और मॉडर्ना ने तैयार की जिनमें गेट्स ने फंडिंग कर रखी थी। और यही नहीं,
ये सिर्फ इतनी जल्दी तैयार कर ली गई बल्कि इनको आसानी से इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल भी मिल गया। अब जनाब आपको टाइमलाइन बता दें कि किस तरीके से फटाफट इन वैक्सीन्स को मंजूरी भी मिल गई। 11 दिसंबर 2020 को यूएस एफडीए ने फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को EUA यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दी, यानी 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए। और फिर 18 दिसंबर 2020 को यूएस एफडीए ने मॉडर्ना वैक्सीन को EUA दे दिया 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। ये EUA का मतलब मैंने आपको बताया कि ये वैक्सीन्स को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, जबकि मुकम्मल मंजूरी BLA के लिए उसके लिए डेटा जमा किया जाता है। अब ये वैक्सीन्स जो हैं इनमें एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, और उसका नाम है mRNA टेक्नोलॉजी। ये दोनों वैक्सीन्स mRNA इस्तेमाल करती हैं जो जिस्म को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए हिदायत देती हैं, यानी कि SARS-CoV-2 जो वायरस का एक बेजरर हिस्सा। ये स्पाइक प्रोटीन मुदाफती निजाम को मुतहर्रिक करता है ताकि एंटीबॉडीज और टी सेल्स तैयार हों। अच्छा, और इस टेक्नोलॉजी में पूरा वायरस ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ जीनियाती कोड इस्तेमाल होता है। फिलहाल सिर्फ इतना ही, आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका असर क्या हुआ लोगों पर। ये mRNA जो बनाई है इन्होंने, ये किस तरह से काम की। पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वैक्सीन्स थी ये जो 2021 में बनी और 2023 तक चलती रही, इनसे मुनाफा कितना हुआ। फाइजर जो थी, फाइजर को 100 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू, मॉडर्ना बिलियंस का। फाइजर को 2021 में कोविड वैक्सीन से तकरीबन 36.8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हुआ। 2022 में 37.8 बिलियन डॉलर का, 2023 में 12.8 बिलियन डॉलर का, 2024 में तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का, और कुल 2020 से 25 तक कोविड वैक्सीन से, सिर्फ कोविड वैक्सीन से तकरीबन 100 से 120 अरब डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ फाइजर ने कमाया। मॉडर्ना का भी सुन लें, 2021 में इन्होंने 18.4 बिलियन डॉलर, 2022 में 19.3 बिलियन डॉलर, 2023 में 6.8 बिलियन डॉलर और 2024-25 में 5.3 बिलियन डॉलर, कुल मिला के तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ वैक्सीन से मॉडर्ना ने कमाया। ये वो कंपनियां हैं जिनमें बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट की, वैक्सीन बनाई और अरबों डॉलर कमाए, और दुनिया से 1 करोड़ गरीब इंसानों का सफाया भी हो गया। कमाल का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन ठहरिए, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जिन्होंने इसकी वैक्सीन लगवाई उनका क्या हाल हुआ वो भी सुनते जाइए। डॉक्टर माइकल येडन एक बरतानवी फार्माकोलॉजिस्ट हैं। वो फाइजर में 1995 से 2011 तक काम करते रहे, जहां वो एलर्जी और रेस्पिरेटरी रिसर्च डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ साइंटिस्ट थे। फाइजर छोड़ने के बाद उन्होंने ज़ियारको नामी बायोटेक कंपनी बनाई जो 2017 में नोवार्टिस को फरोख्त हुई। अब वो रिटायर्ड हैं और 2020 से कोविड वैक्सीन के सख्त नाक़िद हैं। येडन ने क्या कहा, आइए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो mRNA वैक्सीन्स हैं ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ये वैक्सीन्स नहीं हैं। उन्होंने कहा ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाने, मारने और इंसानी फर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वो कहते हैं कि इन वैक्सीन्स में टॉक्सिक स्पाइक प्रोटीन्स और लिपिड नैनो पार्टिकल्स शामिल हैं जो इनफर्टिलिटी का बायस बनते हैं। ये बयानात 2020 से उनके इंटरव्यूज, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट पर आपको मिल सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर एक और डॉक्टर साहब हैं जी, उनका नाम है पीटर मैकलॉ। ये अमेरिकी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं। वो पहले बेलर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में वाइस चीफ ऑफ इंटरनल मेडिसिन थे और कोविड-19 के इब्तदाई इलाज जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और आइवोमिसिटिन इसके हामी रहे और वैक्सीन के शदीद नाक़िद हैं। अच्छा, मैकलॉ का दावा यह है कि mRNA वैक्सीन जो हैं ये अनसेफ हैं, गैर महफूज हैं। वो कहते हैं कि स्पाइक प्रोटीन एक किलर प्रोटीन है जो जिस्म में लंबे अरसे 6 से 9 महीने तक गर्दिश करता रहता है, दिल, दिमाग और दीगर अज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाता है। इन वैक्सीन से अमवात हुई हैं, मायोकार्डाइटिस, दिल की सोजिश होती है और दीगर संगीन मसाइल का बायस बनती हैं। वो कहते हैं कि ये वैक्सीन कभी सेफ नहीं थी और बाय डिजाइन जानबूझकर गैर महफूज बनाई गई हैं। ये बयानात उनके इंटरव्यूज, सेनेट के साथ हेयरिंग उनकी हुई 2025 में, उसमें और वीडियोस में मिल जाते हैं। और वो कहते हैं कि 73.9% पोस्ट वैक्सीन डेथ्स को वो वैक्सीन से जोड़ते हैं।
ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस तरह मैंने आपको बताया क्या क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आइडिया आया प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल का, किस तरीके से वैक्सीन को बिजनेस बनाने की बुनियाद रखी गई, किस तरीके से ईमेल्स आई, टेड टॉक की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बीच में शामिल किया गया, पेंडेमिक की वार्निंग दी गई, फिर एक 2017 में सिमुलेशन बनाई गई, फिर वुहान से इसको फैलाया गया, 2019 में एक इवेंट 201 किया गया, बायोटेक इन्वेस्टमेंट की गई जहां कोरोना सिमुलेशन हुई, वुहान में इन्वेस्टमेंट की गई, 2020 में पेंडेमिक का आगाज हुआ, वैक्सीन रोल आउट हुई, 1 करोड़ इंसान मर गए, और वैक्सीन के बाद भी लोग, लाखों लोग दिल का दौरा पड़ने से मर रहे हैं, लोगों के सांस फूल जाते हैं। पूरी दुनिया का आप इमेजिन कीजिए, ये तो जो हुआ सो हुआ, पूरी दुनिया का डीएनए सैंपल इन लोगों ने हासिल कर लिया है, जिससे ये मजीद शैतानी मंसूबाबंदी करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो के ये फंड करता है बिल गेट्स जैसा ट्विस्टेड आदमी, किसका एतबार करे इंसान? कितने लोग आपको अब खबरें मिलती हैं, जवान आदमी था जी, बैठा बैठा मर गया। कैसे मर गया यार? ये सब कुछ एक शैतानी मंसूबाबंदी थी। आबादी कम करो, गरीबों को मारो। इसके अलावा एक ऑडियो लीक है एहूद बराक और एप्स्टीन की, जिसमें एहूद बराक ये कहता है कि यार हमारा तो फी खानदान 1 से 2 बच्चा होता है, और ये जो अरब हैं इनके तो 4-4, 5-5 बच्चे हैं। तो ये तो बहुत, हम लोग कभी भी इनके बराबर नहीं आ सकते आबादी में, ये तो बढ़ते जाएंगे, तो इनको कम ही किया जा सकता है। बेसिकली ये यहूदियों का तो नहीं, ये जो ज़ायनिस्ट हैं इनका एक कॉन्सेप्ट है कि वो एक आला दर्जे की रेस है और बाकी सब गोयम्स कहते हैं वो इन्हें, कि ये इंसानी दर्जे से नीचे के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो मर्जी हैं, उन सबको वो कहते हैं ये हमसे निचले दर्जे के हैं और उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, इसलिए इनको मारना भी जायज़ है, इनके साथ जो करना है करो। और इसी वजह से ये 1 करोड़ बंदा मार दिया और बाकी लोगों को बीमार कर दिया। तो ये एक शैतानी मंसूबाबंदी थी कि कैसे एक पेंडेमिक को प्लान किया जाए, माली फायदा उठाया जाए अलहदा, और लोगों को उनको मारा जाए। किस तरीके से उनकी जिंदगियां मुतासिर हुई, आप खुद सोच लीजिए कि ये कौन लोग हैं। ये यकीनी तौर पर अल्लाह को मानने वाले नहीं हो सकते, ये इब्लीस के पैरोकार हैं और उसी के मंसूबों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा काम आप तक हकीकत पहुंचाना था, फैसला आपने करना है कि आगे आपने ध्यान रखना है या इस बात को समझना है कि ऐसे ही कोई एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी। बॉल आपके कोर्ट में है ना। बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।